Hello everyone, I welcome you all on behalf of Team Netmark to this session. आज हमारे साथ हैं अरिंदम मंडल, जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रुप ए ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर इन वेस्ट बंगाल फूड सप्लाईज का एग्जामिनेशन क्लियर किया है. तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही है और कैसी उनकी ये जर्नी रही है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की. तो अरिंदम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम टीम नेटमार्क कि आपने ये एग्जाम क्लियर किया है. एंड प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. थैंक यू सो मच सर. जैसे आपने बताया, मेरा नाम अरिंदम मंडल है और बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ. मतलब आई डन माय बीटेक और उसके बाद मैंने एमटेक भी करा था. एंड मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करा है, लाइक 4-5 years. पर उसके बाद मतलब हमेशा था कि मतलब मैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूँ. तो उसके बाद आई थिंक लास्ट 3 years से मैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. एंड इस जर्नी के दौरान मतलब मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं, जिनका कि मैंने मेंस भी क्लियर करा है. इनफैक्ट इंटरव्यूज भी मैंने फेस करा है. तो फाइनली फिर जाके मैंने वेस्ट बंगाल जो है फूड एंड सप्लाईज के अंडर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उस पर एज अ ग्रुप ए ऑफिसर मैं बन सका. सो बेसिकली वैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पर बॉर्न एंड रेस्ड जो है वो मेरा इंडिया में वेरियस पार्ट से है, क्योंकि मेरे पापा आर्म फोर्सेस में थे, अभी रिटायर्ड है. तो वही था. इवन आज से 3 साल पहले ही मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ. उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था. दिल्ली में भी 15-16 साल मैंने उधर गुजारे. उधर ही ग्रेजुएशन करी, स्कूलिंग करी. तो यही है. और बाकी जर्नी जो था बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, पर फाइनली जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलता है एंड आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि अगर ये हो सकता है तो आगे और भी जो टफ एग्जाम्स है आप वो भी क्लियर कर सकते हैं. जी जी. सो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एलाबोरेट कीजिए कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट किया और कैसे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो जर्नी थी. लाइक एक आपने डिसीजन लिया होगा अपनी लाइफ में कि फ्रॉम एज यू आर सेइंग एक्सप्लेनिंग कि आप इंजीनियर रह के फिर यू हैव वर्क फॉर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, देन यू चोज टू कम इनटू दिस फील्ड और जस्ट टोटली चेंज ऑफ सेक्टर. सो प्लीज आप उसके Right. ऊपर एलाबोरेट कीजिए. जैसे कि मतलब मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर आईटी सेक्टर ज्वाइन करा. पर उसके बाद ही उसके 2 साल के बाद ही इनफैक्ट मेरा डिफेंस सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा मेरा मन था. तो इनफैक्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एसएसबी क्लियर किया था. पर अनफॉर्चुनेटली वही अटेम्प्ट में मतलब मैं मेडिकली आउट हो गया था ड्यू टू माय एज. उसमें लास्ट स्टेज में आके पता नहीं उन्हें कुछ ग्राफ में दिक्कत दिखी, तो आई वाज मेडिकली आउट. तो उधर से एक मतलब मन में था कि हाँ भाई, अगर ये हो सकता है तो फिर व्हाई नॉट डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज, क्योंकि एट द एंड यू विल बी सर्विंग योर कंट्री ओनली इन वन वे और द अदर. तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स टेक अ चांस बिफोर इट इज टू लेट. तो उसके बाद मैंने फिर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रिपेयर करना मैंने शुरू किया. ऑल्दो बहुत किसी ने बहुत कुछ कहा कि काफी लेट हो चुका है, आप तो इस सेक्टर से उस सेक्टर से, और नहीं हो पाएगा, काम के साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको काम छोड़ना पड़ेगा, ये हो. तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, पर एट द एंड आई थिंक आपको खुद के लिए ही डिसीजन लेना पड़ता है. एंड वो डिसीजन आप ही सबसे बेस्ट तरीके से ले सकते हो. तो वही है, खुद को एनालाइज करा कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है, और फाइनली फिर मैं लग गया ये जी क्लियर जी. करने में. और इस जर्नी के दौरान मैंने ऑलमोस्ट, मैं कहूँ तो मैंने सारे एग्जाम्स दिए. मैंने मतलब इनफैक्ट मैंने सीजीएल भी दिया है, आईबी भी दिया है, और जो बीच बीच में वेरियस जो एग्जाम्स आते रहते हैं, तो छोटे मोटे मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स ही दिए हैं. और एसएससी में मैंने टीयर 3 तक भी दिया है. जी और फिर बाकी स्टेट सिविल सर्विस भी मैं देता रहता हूँ. उसमें भी मेरा मतलब मेंस, अभी जैसे मैंने आपको कहा, मेंस का रिजल्ट लास्ट साल का पेंडिंग है और इस साल का प्रीलिम्स का रिजल्ट पेंडिंग है. और मैं ये भी चाहता हूँ कि आगे मतलब अभी ज्वाइन करने के बाद भी मैं अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है वो मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे अब पता लग गया है कि भाई अल्टीमेटली अगर आप अपना हार्डवर्क दोगे, अपना डेडिकेशन दोगे, तो अल्टीमेटली आप जरूर सक्सीड करोगे इस चीज में. जी जी जी. तो जैसे कि आप बता रहे हैं आपने वेरियस एग्जाम्स दिए हैं. देखिए, हमेशा हम एग्ज़ाम देते हैं, कुछ ना कुछ एक सीख ज़रूर मिलती है, एक एक
एक लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर रहता है। एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा कैंडिडेट हमेशा उस लर्निंग एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, बजाय उसमें कमियां निकालने के। वो आगे की सोचेगा और एक पॉजिटिव थिंकिंग करेगा तो एग्जाम जरूर निकलेगा। तो आप इसके बारे में प्लीज इलाबोरेट कीजिए, बताइए कि जो आपने फेलियर्स फेस करे उनको आपने कैसे कोप अप किया ओवर योर वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। राइट तो मतलब जैसे अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स वैसे ऑनलाइन हो गए हैं, पर जो जो ऑफलाइन होते थे मैं उन सबका क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करता था, और जो भी मैंने मार्क करे मैं उसी दिन ही आके देखता था कौन से सही है कौन से गलत है। वो ऑलमोस्ट सभी करते हैं। फिर मैं एनालाइज करता था, मतलब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो होता है, मतलब अभी तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होता ही है, तो मैं देखता था कि भाई कौन से उसमें से कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है, मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हैं। शुरू शुरू में जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, मैं जब एग्जाम्स देता था मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था पेपर कितनी जल्दी खत्म करना है, रैदर देन कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। बहुत सारे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते थे। स्टेटमेंट में पूरा पढ़ा नहीं करता था, आधे स्टेटमेंट देके ओवर कॉन्फिडेंस में मैं गलत मार्क करके आ जाता था। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको एनालाइज करनी पड़ती है ओवर द इयर्स। आप ये चीज देखते हो कि भाई कहाँ आपके गलतियां हो रही है, और कौन कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए हमेशा तो वो उस पे तो मतलब अपना 100% देना ही चाहिए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो सब्जेक्ट मेरा क्लियर है तो मुझे उतना कुछ देखना नहीं है, उसमें तो हमें और ज्यादा काम करना ही है। इनफैक्ट जो वीक सब्जेक्ट है उसमें भी हमें मतलब एक माइंडसेट ऐसा बना के, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उस पर भी अगर काम करो, तो मैंने देखा है कि ओवरऑल कोई भी एग्जाम्स आप अच्छे से दे सकते हो। जी जी जी। सो अब एक चीज़ बड़ा क्वेश्चन आता है बहुत बार जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि वो स्टेट एग्जाम्स को देखें या यूपीएससी को देखें। सो अब इसमें आपके व्यूज जरूर डिफर कर सकते हैं, किसी के और व्यूज डिफर कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द पर्सन, वो अपने आप को राइट। कैसे देख रहा है। बट व्हाट इज योर व्यू ऑफ टारगेटिंग स्टेट एग्जाम्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूपीएससी। वेल जैसे यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत कोई डिफर करते हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी भी दे रहे हैं, और उनमें से बहुत किसी ने डब्ल्यूबीसीएस भी इनफैक्ट क्लियर किया है। तो बहुत कोई बोलते हैं कि मतलब यूपीएससी के साथ थोड़ा सा डिफर कर जाता है, पर वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज को कैरी ऑन करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ऑब्वियसली आपको स्टेट सिविल सर्विस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे वैसे उतना कुछ नहीं लगा कि बहुत ज्यादा डिफर करता है। हाँ, क्वेश्चन पैटर्न्स डिफर करते हैं जैसे, एंड डिफिकल्टी लेवल डिफर करती है। पर सिलेबस अगर आप देखें तो जैसे हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंड देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो सारी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छी पकड़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे ना, इवन स्टेट सिविल सर्विस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो जैसे यूपीएससी के लिए जैसे हमें जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे एनसीईआरटीज, एंड उसके बाद प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना एंड ऑल दैट। और करंट अफेयर्स भी अभी हम देखें तो उसमें स्टेट सिविल सर्विस में भी जैसे पहले हम देखा करते थे आज से 5-6 साल पहले, कि क्वेश्चन पेपर उस लेवल के नहीं आते थे जैसे करंट अफेयर्स। पर अब अभी आप देखेंगे कि मतलब बहुत सा वो यूपीएससी से इन्फ्लुएंस होकर बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब पर आपको किसी एक को मतलब देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही बिल्कुल ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी में आपका 100% होना चाहिए। और जैसे उसके साथ आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए अगर वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, आपसे अच्छे से हो रहा है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी, तो मतलब एक हम ये कह सकते हैं, पहले सबसे पहले तो सिलेबस को अपना बाइबल बना के उसको एक मेन सोर्स में रख के उससे हम पहले स्टडी करें। एंड देयर इज दिस सेइंग आई वुड लाइक टू कोट हियर, द मैन हु चेजेस टू रैबिट्स कैचेस नाइदर। सो राइट राइट, बिल्कुल। yeah, so how well will you place it in connection with UPSC and state civil service examination? I think you have summed this up as to saying कि हम you have to that depends on person to person and may vary a lot. राइट तो वैसे जैसे और एक सेइंग है भाई, आप जैसे दो नैया में पैर रखते हैं तो भाई आप हाँ जी डूबोगे ही डूबोगे। जी जी तो जी। जैसे क्या हो रहा है अभी, जो करंट जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी के लिए मुझे अपना 100% देना है। और सर एट द एंड हम सभी को पता है कि भाई जैसे ये टफेस्ट एग्जाम है इन इंडिया, सो आपका कुछ एक प्लान बी भी होना चाहिए बिल्कुल साथ में। मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट, एटलीस्ट
यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, राइट? तो ठीक है, आप अपना 100% दो यूपीएससी में, पर साथ साथ में अगर आप देख रहे हो कि भाई सिलेबस सेम है, ज्यादा कुछ उसमें सिलेबस डिफर नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, आपके ज्यादातर एग्जाम्स मतलब 80% ऑफ द एग्जाम्स आपके ऐसे निकल जाते हैं, जी तो जी आप दे सकते हैं। और अगर आप देख रहे हो उसमें आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, और आप फाइनली अगर एक सीट ले रहे हो, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो वही है, पर अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपका यूपीएससी है तो आपका पूरा फोकस यूपीएससी में ही होना चाहिए। जी जी जी। तो जैसा अरिंदम आपने बताया कि ये जो एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, इंटरव्यू प्लेड अ मेजर रोल in your qualifying this exam and being recommended. So what are your outlooks, as because most of the time candidates जो उसके लिए अप्लाई करते हैं या जो उसके लिए recommend होते हैं, वो इंटरव्यू से बड़ा डरते हैं, एंड इंटरव्यू स्टेज जो होती है लोग सोचते हैं कि एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा। सो प्लीज़ इसके ऊपर इलाबोरेट कीजिए। ओके, हाँ सर, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे एग्जाम के जितने भी लेवल्स हो, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपने बस उधर या तो टेक करना है और या तो इलेबरेट करके लिखना है। पर मेन फोकस जब एक्चुअली स्केरी हो जाती है चीजें थोड़ी, कि अब इंटरव्यू फेस करना है, और इंटरव्यू में आपको नहीं पता कि व्हाट ही गोना आस्क एनीथिंग, बिकॉज इन द इंटरव्यू ही जस्ट ट्राइज टू नो यू कि भाई आप में या किस लेवल का नॉलेज है, या फिर आप किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं तो मतलब मैं प्रिंस सर का मैं स्टूडेंट हूँ, एंड वो जिस तरीके से मतलब एंटायर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, मतलब ना सीरियसली मैं बोलूँ तो मतलब पहले मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी, मतलब इट वाज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे सर जैसे पढ़ाते थे, मतलब वो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी, और ना आप चीजों को लिंक करने लग जाते हैं, जैसे कि कौन सा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, हमारे कौन कौन से गोल्स हैं, कौन से ईयर में मीट करना है, ठीक है, उसके लिए इंडिया क्या कर रही है, करंट क्या क्या स्कीम्स चल रही है उसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए। तो आप में ना एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। मतलब आप ये ऐसे है कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं, ठीक है, वो कोई भी एक टॉपिक आपके सामने उठा देता है, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि एटलीस्ट आप उस पर बोल सकते हो। और जैसे जैसे हम जिस तरीके से करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हमारे बिल्कुल टिप्स पे होते हैं, मतलब फायर पावर इंडेक्स कितना है एंड वेरियस इंडेक्सेस जो होते हैं, तो हम ओवरऑल एनालिसिस करके, तो वो मुझे लगता है आप जब इसके थ्रू जाते हैं, जब वेरियस चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं जो करंट अफेयर्स है, रेदर देन जस्ट रट्टा फाइंग, जब आप मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इस चीज की, तो आपके इंटरव्यू में वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जी जी जी। सो वही कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलना काफ़ी एसेंशियल हो जाता है, उसको सेक्लूडेड ना रख के। तो व्हाट वर द मेजर सब्जेक्ट्स जो आपने फोकस करे अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में ज़रा बताइए, जो आपने जब आपने क्लासेस अटेंड करी है, जो डेली क्लासेस आपका जो डेली रूटीन रहता था, उसमें जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, उनके बारे में बताइए। तो सब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था सर, कि जैसे मैथ्स मेरा जो था, मतलब वो मेरे लिए एवरेज था, ठीक है, मैथ्स मुझे आता भी था, एंड थोड़े बहुत शॉर्टकट्स वॉर्टकट्स वो सीखने होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, थोड़े बहुत जैसे हम कन्वेंशनल वे से अगर सॉल्व करें तो जिस चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें थोड़ा जैसे अगर कम टाइम लगे। और वैसे ही जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री पढ़े सर बहुत टाइम हो गया था, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे थे कि मुझे पता था कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस इन सब में डालना पड़ेगा। तो मैंने वही है, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा एडिशनल टाइम दिया ये सारे सब्जेक्ट्स को, एंड ऑल्सो द पॉलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे, इन पे मैंने अपना एक्स्ट्रा फोकस डाला, और साथ साथ में साइंस को भी, मतलब ऐसे नहीं है कि साइंस ठीक है चलो अच्छी आती है, अंडरस्टैंडिंग है, पर मैंने उसे भी टाइम दिया। पर ये जो सब्जेक्ट्स जो मैंने मतलब बहुत पहले पढ़े थे, या फिर मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरा ज्यादा फोकस था। जी, वही एसेंशियल हो जाता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो आप उनका रिविजन करते रहिए, जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुए हैं और आपने तब भी उन चीज़ों को रिवाइज करते रहे, क्योंकि साइंस एंड टेक में उसकी ज़रूर हेल्प तो हुई होगी, बट एक रिविजन बहुत एसेंशियल हो जाता है
किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं या टारगेट करते हैं तो सो व्हाट वाज योर डेली रूटीन व्हाइल प्रिपरेशन? आप कितना टाइम देते थे और कैसे देते थे? Sir, I think my daily routine was I used to study like more than 8 hours. After I left my job, I used to study like more than 8 hours. I means when there are like no exams nearby. So a daily 8 hours would be 4 hours in the morning and 4 hours in the evening. So it will never be less than 8 hours, always more than 8 hours. So I used to make a timetable. I still have the timetable in front of me. So I always, religiously used to follow it. If I have this subject at this amount of time, so I used to study that subject only. And I would say I would not make my timetable for a very long time. It will just be like for 2 months or 2.5 months. Because after that, when I realized that there is certain subjects that I'm lagging on or a certain topic that I'm lagging on, so I'll amend my timetable Routine. according to that and I will add some extra time. So starting, it will be 8 hours, and when the exams are approaching like 2.5 months before the exam, you can like increase it to more than 10 hours to 12 hours. So that is how it used to be. And although, I'm not a morning guy, so, I'm a nocturnal person. So I like studying like till late nights. So that is how I used to be. So I was able to concentrate more. I realized that, okay, it's fine. So if I have to like study for late night hours, so I'll do that. So that is how I used to do. एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है कि जो हमारा शेड्यूल होता है हमें उसको महीने 2 महीने में एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एसेंशियल हो जाता है। किसी सब्जेक्ट को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और रिवीजन भूल जाते हैं, किसी और सब्जेक्ट में हम फोकस अपना हटा देते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप रूटीनली चीज़ों को एक तरीके से रीशेड्यूलिंग करते रहिए। दैट बिकम्स वेरी एसेंशियल। राइट सर। So Anandam, at the last, I'd just like to ask you your special tips for the candidates who wish to prepare for the West Bengal state exams. Well, in the state of West Bengal, as we can see that although the jobs are like very less and the seats are very less and the notifications are also like coming at a very slow pace. So I would say that, one has to be like exceptional to crack these exams. So I would say that rather than quantifying things, you should focus on qualifying things more. So the quality should matter more. It doesn't matter whether you study for 7 to 8 hours. Even if you study like for 5 to 6 hours, it should be the quality thing that you should focus on. And one very important thing that I realized during my journey, and also when Prince sir, he used to that active revision. It's a very key thing. So you're just like a ruler, you should not be focusing on just expanding. So rather than on expanding, you should first focus on consolidating the things. Means the things that you have studied in the past, you should be focusing on that, active revision. And then when you are done with that thing, slowly and steadily, you should also be expanding that thing. So I think that is the key. And diversifying your area, like you should not just be focusing on just one exam. Maybe I'm currently talking about the state services. Like, so even in the state, like we have the state civil services, miscellaneous services, and various sports like Group A and Group B. So if you think that maybe for the time being you're not able to do that and the subjects are same, and you think you are able to do that, then you should also give like other exams too. And if you clear it, certainly it will give a boost to you. Okay, thank you Anandam, thank you very much. I think जो आपने इतना कुछ बताया है, that will be very very helpful for the viewers. With this, it was my pleasure, sir. Thank you. With this, it is a wrap up on this session. On behalf of Team Netmark, I once again congratulate you on your success.